अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज 13 रजब है। मैं शुक्र करने लगी हूँ उस जिक्र पर जिसकी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। तज़किरा इस कायनात फ़ानी पर आने वाली उस अज़ीम उश शान तहरीक नुमा शख्सियत का कि जिनका नाम लेने के लिए अकाबरीन उम्मत वज़ू फरमाते थे। फ़ातिह खैबर, दामाद रसूल, शौहर बतूल, चीफ जस्टिस ऑफ रियासत मदीना, मुशीर अबू बकर उमर उस्मान, खिलाफत राशिदा के चौथे महर मुनीर, अमीरुल मोमिनीन, शहनशाह रूहानियत, बाबुल इल्म, तलवार के धनी दिल के गनी, शुजात के जबल ओहद, हसनैन करीमैन की जन्नत के दरवाजे, ज़हदो तक़वा की सनद, बादशाह हिल्म करम, आशिक़ शाह उमम, शरीक अशरा मुबशरा, सुसर फ़ारूक़ आज़म, राज़ी बरज़ाए इलाही, आगाज़ सिलसिला इमामत विलायत, सुल्तानुल फ़क़्र, अबुल हसन, अबू तुराब, साहिब ज़ुल्फ़िकार, मौला मुश्किल कुशा, परवरदा आगोश रसालत, हैदर करार, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम, जिनका आज यौम विलादत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है और हज़रत अली ने कर दिखाया। इश्क़ इलाही में ऐसे मशगूल हो जाते कि जिस्म से नेज़ा निकाल लिया जाता और आपको महसूस भी ना होता। जानिसारे रसालत ऐसे कि जब दावत इस्लाम दी गई तो फरमाया, गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, मुझे आशोब चश्म का अर्जा है, मेरी टांगें दुबली पतली हैं, ताहम मैं आपका साथी और दस्तो बाजू बनूंगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ, तू मेरा भाई और मेरा वारिस है। रसूल अल्लाह की अमानतों के जिम्मेदार और ऐसे फ़िदाकार कि ये सोचकर नबी के बिस्तर पर पुरसुकून महवे ख्वाब कि मेरे सोने से मेरे नबी की जान बच जाए तो उन पर ये जान भी कुर्बान। ऐसे खलीफा वक्त और रियाया के ऐसे गमखार के एक रोज़ बाहर बैठे अपना फटा हुआ जूता सी रहा है। एक साइल आया, कहा कुछ खाने को चाहिए। एक दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वहाँ से ले लो। साइल ने दरवाज़ा बजाया, इमाम हसन तशरीफ़ लाए, पेट भरकर साइल को खाना खिलाया। जाते हुए साइल ने और खाना तलब किया। नवासा रसूल ने सवाल किया, किसके लिए? कहा, वो सामने जो शख्स बैठा है 3 रोज़ से भूखा है। सरदारे नौजवानाने जन्नत फरमाते हैं, वो शख्स कोई और नहीं, खलीफा वक्त इस घर के सरदार हज़रत अली है। निज़ाम अदल में ऐसे बाकमाल कि अली के अदालती फ़ैसले इस्लामी क़वानीन की बेहतरीन नज़ीर रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आ जाता तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मशवरा करते थे। दरिया को कूजे में ये कहकर बंद कर दूं कि अली वो हैं जिनके लिए उमर ने फरमाया कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। बहादुरी और शुजात का ये आलम के गज़वात में बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मन दीन आपकी तलवार से बच ना पाते, और इज्ज़ो इनकसारी का ये आलम कि रब के हुजूर ऐसा गिरिया करते कि बेहोश हो जाते। इस्लामी रियासतों के हुक्मरानों के लिए हज़रत अली की ज़िंदगी नमूना हयात है और उनका ये कौल कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह मुस्लिम रियासतों के हुक्मरानों और उम्मत को सहाबा कराम अहले बैत व अतहार के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक़ बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया, तो मेरी आपसे गुजारिश है, पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। मुरस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे कि तो वो तो बैटल हार्डन हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। तो नाज़रीन, क्या उल्टी हो गई हैं सब तदबीरें और कुछ ना अयादतों ने काम किया। जरदारी, मौलाना शहबाज शरीफ जिन पर तकिया कर रहे हैं, वही खुलकर वज़ीर आज़म साहब की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही कहते हैं, खान साहब कारकुनान से कह दें कि आपने घबराना नहीं है, साथ निभाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी जवाब दे दिया और कहा कि वो घबरा रहे हैं जिन्हें सालों बाद चौधरी शुजात की अयादत करना याद आया है। उन्हें चौधरी बिरादरान पर एतमाद है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज कहते हैं कि जरदारी साहब और चौधरी साहब से मुलाकात हुई, सबको एतमाद में लेकर मुल्क की समत का तयन करेंगे। इमरान खान को हटाने के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हुकूमत भी आज सर जोड़कर बैठी हुई है। वज़ीर आज़म कहते हैं उन्हें इत्तेहादियों पर भरोसा है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला करेंगे।
सीसी इजलास में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम पर नाराज़गी का इजहार किया। कहा, ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया, नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, शहबाज गिल पहले ही कह चुके हैं कि खातून अव्वल के खिलाफ खबरें, झूठी खबरें फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात भी कहते हैं उन्हें मालूम है मुहिम चला कौन रहा है। सुनिए ज़रा। फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है। एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज़ को जो है वो पुश करवाते हैं, और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी एहसन इकबाल साहब आपको। सर, काफ लीग के पास कल इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए, अयादत के लिए गए, लेकिन मोने सलाही साहब ने जो बात की है कि घबराना नहीं है, वज़ीर आज़म साहब कह दें, तो सर काफ लीग तो बड़ा खुलकर बात कर रही है। आप लोग किन बुनियादों पर, किन उम्मीदों पर उनके पास गए सर कल? देखिए, ये बात किसी उम्मीद की नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये मैंडेट दिया है कि वो तमाम सियासी जमातों के पास जाके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करें और उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि इस वक्त 3.5 साल के बाद इस हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से जो पाकिस्तान के अवाम पर और पाकिस्तान की रियासत पर शदीद बहरान आ चुके हैं, अगर हमने उनसे फौरी तौर पे निपटने का कोई रास्ता ना निकाला तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इस मकसद के लिए हम हुकूमत की हलीफ जमातों के पास भी जा रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये सियासत का बुनियादी असूल है कि आप तमाम सियासी ग्रोहों से, जमहूरी कुव्वतों से, चाहे वो आपके साथ हैं, चाहे आपके वो मुखालिफ हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये दस्तूर तो इमरान खान साहब ने बनाया है कि जो उनका मुखालिफ है उसको वो स्याह पेंट करते हैं, उसको वो गद्दार बनाते हैं, उसको वो काफिर बनाते हैं, उसको वो चोर और डाकू बनाते हैं। हम तो हमेशा से इस सियासत के कायल हैं कि जिसमें आप अपने सियासी इख्तलाफात को बरकरार रखते हुए आपस में बातचीत करें और मुल्क और निज़ाम के लिए अगर कोई ताउन हो सके उसकी रास्ता निकालें और उसका रास्ता तलाश करें। तो सर, हुकूमत के जो हिमायती हैं सर, उनकी सिचुएशन क्या अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही है आप लोगों के सामने? एक तरफ काफ लीग है, वो मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रही है, दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो फिर सर, हिमायती जिस तरह के अंदाज उन्होंने अपनाया हुआ है, अगर उससे समत बड़ी उनके क्लियर वाज़ेह हो रही है, तो फिर क्या ये अदम एतमाद का फैसला आप लोग वापस लेंगे? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इसमें शदीद दबाव अवामी राय का इस हुकूमत को घर भेजने के लिए पैदा हो चुका है। अगर आप अपने स्टूडियो में बाहर निकलें और लोगों से पूछें, जो ड्राइवर होगा, जो गनमैन होगा सिक्योरिटी का, जो कैमरामैन है, जो लाइटमैन है, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर इस हुकूमत का एक एक दिन पहाड़ की तरह भारी गुजर रहा है। हम किसी बाजार में जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है, इस हुकूमत से निजात कब दिला रहे हैं? हम तो मर गए हैं और अगर ये रह गए 2 साल के बाद हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसलिए इस राय आमा के अंदर तमाम सियासी जमातें ऑपरेट कर रही हैं और हुकूमत की अलीफ जमातें भी एक हद तक इस राय आमा का मुकाबला कर सकती हैं। जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अगर एमक्यूएम मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस की सियासी जमात खुद को कहती है तो वो अपने आप को ज्यादा देर तक डिस्कनेक्ट नहीं रख सकती इस राय आमा से। तो इसलिए हमारा कि हम जाएं और जाकर अपना केस पेश करें, इसका फैसला इन जमातों ने खुद करना है। अगर काफ लीग चाहती है कि वो पीटीआई के साथ इस महंगाई में, इस बदनज़मी में इन ऑक्सीजन देने के लिए चिमटी रहे, करने के लिए आजाद, लेकिन फिर अवाम का जो गजब है, जो अवाम की नफरत है, जो इस पीटीआई हुकूमत के लिए है, उसका उसे भी सामना करना पड़ेगा। चलिए सर, ये तो हुकूमत के हिमायती हो गए, लेकिन अगर मैं इस तरफ आती हूँ, एक तरफ सर चौधरी बिरादरान जरदारी साहब से भी कह चुके हैं कि शरीफ बिरादरान काबिल एतमाद नहीं है। मियाँ साहब के हवाले से जरदारी साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, मियाँ साहब हमें लड़वा कर खुद डील कर लेते हैं। सर, प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है? दीगर सियासी कायदीन के नज़दीक शरीफ बिरादरान सर हमेशा क्या नाकाबिल एतबार रहे हैं सर? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, जो अभी आप इमरान खान साहब का भी एक क्लिप सुना रहे थे,
ये इमरान खान साहब दूसरों पे जब तनकीद करते हैं अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये इनका सबसे बड़ा मसला है। यही इमरान खान साहब हैं जो कल तक पंजाब का सबसे बड़ा चोर और डाकू चौधरी परवेज इलाही साहब को करार देते थे। आज वो उनके सबसे बड़े चहेते और सबसे बड़े बन गए हैं मोतमद साथी। इसी तरह ये शेख रशीद साहब को कहते थे कि मैं कभी इसे चपड़ासी भी ना रखूं, आज उनको वजीर दाखिला रखा हुआ है। तो हमने तो नए पाकिस्तान की बात नहीं की, हम तो रवायती सियासत के लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस निज़ाम को चलाने के लिए हम सबको मिलें, सबसे एंगेज करें। हमने तो कभी ये दावा नहीं किया था कि हम स्याह और सफ़ेद पे यकीन रखते हैं और हम अपने अलावा किसी को अपने साथ नहीं बिठाएंगे। ये तो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में स्याह और सफ़ेद की तकसीम पैदा की थी, और जिनको ये स्याह कहते थे आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। सही। अब सर आप लोग अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए सर कोई डेट वगैरह फाइनलाइज कर लिया है, कुछ प्लानिंग कर ली है आप लोगों ने कि आप आया 27 को जो एक काफिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निकल रहा है, या फिर 23 मार्च की पीडीएम ने कॉल दी हुई है, इससे पहले आप लोग के अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं, कोई डेट वगैरह फाइनलाइज हुआ है सर, टाइम फ्रेम? देखिए, जैसे कि पीडीएम के सरबराह और शहबाज साहब ने भी कहा कि हम इब्तदाई राब्ते कर रहे हैं, तमाम जमातों से मिल रहे हैं, और जब ये सारे राब्ते मुकम्मल होंगे उसके बाद हम सिचुएशन असेस करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे खुद पीटीआई के अंदर से लोग राब्ते में हैं जो नहीं चाहते कि मजीद पीटीआई का बोझ वो उठाएं, और इस सारी सूरत हाल को पीडीएम की क़यादत तज्जिया करके जब भी वो फैसला करेगी तो उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद को दाखिल किया जाएगा। अलबत्ता मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सिर्फ एक तहरीक अदम एतमाद ऑप्शन नहीं है, हम 23 मार्च के लिए भी भरपूर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी एक अवामी रेफरेंडम होगा। जी, ऐसा इकबाल साहब, चंद हलकों पर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हुकूमत की बेजा हिमायत करते हैं, तो सर क्या अब उन हलकों का हाथ हुकूमत की तरफ से उठ गया है? क्योंकि मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि हालात अब साजगार हो रहे हैं, क्या तब्दील हो रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा से ये एक असूली मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे और वो रियासती इदारे कि जिनका कौमी तशख़्ख़ुस है, उन्हें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ सियासत के लिए अच्छा नहीं है, ये खुद उनके तशख़्ख़ुस के लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो सियासी मुदाखलत करते हैं तो उससे वो सियासत की जिंदाबाद और मुर्दाबाद का निशाना बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कौमी किरदार का हामिल इदारा वो सियासत की तकसीम में लोगों के अंदर उसका किरदार मुतनाज़े हो। उन इदारों को हमेशा जिंदाबाद की कैटेगरी में रहना चाहिए। तो इसलिए माजी में अगर ऐसा हुआ तो वो गलत हुआ, और मैं समझता हूँ कि अब इन इदारों ने भी ये बात देख ली होगी कि राय आमा इस किरदार से खुश नहीं है। वो चाहती है कि हमारे कौमी इदारे जानकार हों और सियासत को सियासी किरदारों तक और सियासी तंजीमों या जमातों तक रहने दे। देख ली होगी या आप लोगों को कोई यकीन दहानी करवा दी गई है? नहीं, हम तो किसी से यकीन दहानी ना चाहते हैं। सबसे बड़ी यकीन दहानी जो है वो किसी की भी अपने अमल से होती है, अपने बर्ताव से होती है। अगर न्यूट्रलिटी आ गई है तो वो किसी के कहने से या बयान देने से साबित नहीं होगी, वो अमल से हो जाएगी। और अगर वो नहीं है तो आप चाहे लाख बयान दें तो लोगों को वो भी नजर आ जाता है कि टेलीफोन कॉलें आ रही हैं या नहीं आ रही। सर, अगर वो न्यूट्रल है तो फिर अददी अक्सरियत में तो हुकूमत के नंबर ज्यादा हैं, तो फिर आप कामयाब कैसे होंगे सर? देखिए, अगर हुकूमत को वेंटिलेटर की सपोर्ट ना हो तो अपने पैरों पे ये हुकूमत 72 घंटे क्या 48 घंटे भी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इस हुकूमत के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये अपना अक्सरियत को फितरी तौर पे बरकरार रख सके। ये गैर फितरी हथकंडों से इलेक्शन जीते, तरीके से हुकूमत में हलीफों के साथ बैठे हुए हैं। क्या इत्तेहादियों को, हलीफों को क्या जबरदस्ती जोड़ा हुआ है हुकूमत के साथ? तो हुकूमत ने देखिए उन्हें मरात भी दी होंगी, कुछ उनको लालच का भी पेशकश की। समझते हैं कि अब ये इम्तिहान है कि इनकी असल वफादारी हाथ से है या इनकी असल वफादारी पाकिस्तान के अवाम और रियासत से है। कि मैं आपको एक 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी। पाकिस्तान
पाकिस्तान में 3.5 साल के बाद मईशत बदतरीन बुहरान में गिरफ्तार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल जो अच्छी भली थी अब बदतरीन तरफ जा रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सिक्योरिटी के बहादुर जवान शहीद हो रहे हैं किसी न किसी वाक़े में। पाकिस्तान खारजी मैदान में बदतरीन तन्हाई का शिकार है। इस्लामाबाद में इस्लामी वज़रा खारजा का इजलास होता है और हम कश्मीर का नाम तक नहीं ले सकते। जब कोई मुल्क इतने बहरानों में घिरा हो तो जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम होता है वो मुल्क में यकजहती पैदा करे, वो सबको कहे कि आओ भाई सिर जोड़कर बैठे, इस मुल्क के मसाइल को कैसे हल करना है। अगर एक ऐसा लीडर हो जो सुबह शाम नफरत अपने मुंह से निकाले, जो हर किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे, चोर और डाकू कहे, मुल्क के अंदर पोलराइजेशन पैदा करे, तो वो मुल्क के दुश्मनों का काम आसान कर इशार पैदा करके। इसलिए इमरान खान अब इरेलेवेंट हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की ना सलाहियत रखते हैं, ना ये यकजहती पैदा कर सकते हैं। ये तो सर आपके मुताबिक जिन पार्टीज को जबरदस्ती जोड़ा हुआ है हुकूमत के साथ, तो वो किसी के कहने पर अगर वो हुकूमत के साथ हैं तो आपके पास वो बगैर कहे, किसी के बगैर कहे आपके पास क्यों आएंगे सर? जी देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि हर सियासी जमात अपने सियासी मुस्तकबल के बारे में फिक्रमंद होती है। जब सियासी जमातों को और MNAs MPs को ये नजर आता है कि एक कश्ती डूबने वाली है तो वो उसके साथ अपना सियासी मुस्तकबल नहीं डुबोना चाहते। उनको फैसला करना पड़ता है कि क्या वो एक डूबते हुए टाइटैनिक के ऊपर सवार रहें और समुंदर में गर्क हो जाएं, या वो अपने लिए उससे छलांग मार के सियासी अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए कुछ तलाश करें। सर आपके पास क्या है उनका मुस्तकबिल बचाने के लिए? आप क्या ऑफर कर रहे हैं? जी, हम कुछ ऑफर करें या ना करें, उनकी सियासी साख अपने वोटरों की नजर में तभी बचेगी कि अगर वो इस जुल्म की हुकूमत से, इस महंगाई की हुकूमत से खुद को दूर करेंगे। लेकिन अगर वो इसके साथ चिमटे रहेंगे तो पाकिस्तान के अवाम जो इमरान खान से इस महंगाई और बदहाली का बदला लेंगे तो इनसे शायद वो ज्यादा बदला लेंगे कि इनकी वजह से हम पर मुसल्लत रहा है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक़ाफ़ लीग से सेनेटर कामिल अली आगा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कामिल साहब, ये तो सारी अफवाहें सर दम नहीं तोड़ गई, बिलाखिर वक़ाफ़ लीग ने हुकूमत का साथ देने का फैसला कर लिया। सर मोनस सलाई साहब वज़ीर-ए-आज़म सामने बैठे हुए थे, बड़ी खुलकर बात कर रहे थे आज। ये मोनस साहब ने अगर कहा है तो ये मोनस साहब बता सकते हैं कि उन्होंने के पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या किस अमल के साथ उन्होंने ये बात की है। अभी तक कोई पार्टी की मीटिंग जो है बाकायदा इस इशू के ऊपर जब तक बुलाई नहीं जाती उस वक्त तक मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सर क्या वक़ाफ़ लीग अब भी ऑपोजिशन के ऑफर का इंतजार कर रही है, उसके बाद कोई हतमी फैसला करेंगे? देखो, जो ऑफर किया होगा वो तो कर चुके हैं, सब आके मिल गए और मुलाकात करके चौधरी साहब के साथ बातचीत करके वो जा चुके। चौधरी साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कल फरमाया था कि मुशावरत के बाद फैसला होगा। तो ज़ाहिर है जब कोई इजलास बुलाया जाएगा फिर ही मुझे आगा साहब ये तो चौधरी साहब भी कह चुके हैं ना, वाज़ेह कह चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ 5 साल के लिए हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इसको पूरा करें और PTI की हुकूमत को का मैंडेट जो है 5 साल का उसको। सर पंजाब में PTI का हम ख्याल ग्रुप भी एक्टिव है, तो क्या आपसे भी पंजाब से मुतालिक बात हुई है? क्योंकि आप लोग हमेशा बुज़दार साहब से नाराज ही नजर आते हैं। हमने कभी भी बुज़दार साहब की मुखालफत नहीं की और हमने ना कभी बुज़दार साहब के मुतल्लिक कोई अपना गिला शिकवा किया। हमने हमेशा इमरान खान साहब के साथ गिला किया है, शिकवा किया है तो उनके साथ किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी पंजाब के अंदर अमल हो रहा है वो सारे का सारा इमरान खान साहब की स्वाबदीद है और उनके हुक्म पे के ऊपर हो रहा है। क्योंकि मुज़ार साहब तो अपने से ही कुछ भी नहीं करते, सारा अमल जो है उसकी निगरानी जो है वो इमरान खान साहब करते हैं। तो इसलिए हमने जब भी शिकवा किया उनसे किया, बुज़दार साहब से हमें क्या लेना देना। नहीं कामिल साहब, आपने कहा था आपका मुआहदा हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत के साथ है। अगर वो कल को कुछ और फैसला कर लें तो आपका रुख भी बदल जाएगा? देखिए, रियासत माँ जैसी होती है और रियासत
वो काम करती है जो बच्चों के फायदे में होती है, और रियासत ने कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद के खिलाफ नहीं सोचा, फायदे में सोचा है। तो सर क्या वो रियासत मौजूदा सेटअप में कोई तब्दीली चाह रही है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको कामिल साहब? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगला अमल रियासत की तरफ से क्या होता है। नहीं, हुकूमत कहती है सर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, आप कहते हैं न्यूट्रल हो गए तो हुकूमत के लिए मसला हो जाएगा, ऐसा क्यों है आगा साहब? उन्हें तो होना ही न्यूट्रल नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो फिर जाहिर है हुकूमत के लिए जो है वो एक तनबीह होती है कि वो अपनी इस्लाह करे, और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस ही बनेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आगा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, मुझे अली मोहम्मद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन पहले ज़रा इस हवाले से बात कर लें क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बड़ी स्पेकुलेशन है इस हवाले से। खातून अव्वल के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है जिस पर आज इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। इस पर बात करने के लिए जाहिद गिशकोरी हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद, उनकी फैमिली से मुतालिक बताइएगा, हकीकत है क्या? बड़ी सारी बातें हो रही हैं, इनफैक्ट इतनी बातें हो गई कि वज़ीर आज़म साहब को फिर आज नाराज़गी का इजहार करना पड़ गया इस बात पर। अब एक तो बहुत शुक्रिया, देखें इस तरह के जो पर्सनल मामलात हैं हमने कभी इस पर स्टोरी नहीं की, लेकिन इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, चल रही थी, एक किस्म का प्रोपेगेंडा आप कह सकती हैं चल रही थी, तो हमने कोशिश की कि बराह रास्त जो उनके अहले खाना है उनसे बात करें और असल में हकायक क्या हैं। उसमें कुछ हकायक हमारे सामने आए हैं जो बराह रास्त हमने डायरेक्ट उनसे बात किया है कि ये क्या ख़बरें थी, क्या हो रहा है इस वक्त, तो क्या होगा इस पर। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 हफ़्ते से जो खातून अव्वल बिल्कुल इस्लामाबाद में है, उनका लाहौर जाना ही नहीं हुआ और वो बिल्कुल वेरी मच इन इस्लामाबाद। और साथ ही जो कुछ उनकी जो वालदा हैं जिनकी एज तकरीबन 80+ है, उनकी तबीयत नासाज थी, उनको कोरोना हो गया था, वो उसका ख्याल वगैरह भी रख रही हैं। साथ ही उनकी एक हमशीरा को भी कोरोना हुआ था, तो पूरी फैमिली इस्लामाबाद में है, वो बिल्कुल सही है, ऐसी कोई इसमें हकीकत नहीं है बिल्कुल के ऐसी जो बातें हो रही थी सोशल मीडिया पर। और साथ ही एक अहले खाना ने इस पे बड़ी डिलिब्रेशन की है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 4000 से ज़्यादा जो इस वक्त बेसिक रिसर्च सामने आई है, ट्वीट किए गए हैं इस इशू पर कि वो नाराज़ हैं, लाहौर चली गई हैं, इस तरह की जो बातें हो रही थी। 117 तकरीबन सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बातें प्रोपागेट कर रहे थे। और साथ उन्होंने ये भी देखा है कि कौन कौन इस पर बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, आया कि इनके जो एविडेंस हैं जब बातचीत है उसको कलेक्ट करके इन पे कोई लीगल एक्शन करना चाहिए, फैमिली को किसी के ख़िलाफ़ कोई लीगल केस फाइल करना चाहिए। तो इस पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस पे काम कर रही है कि इस तरह के कितने लोगों ने बातचीत की है, क्या उनके पास एविडेंस था, कौन कौन सी चीज़ें शेयर की गई हैं। तो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट्स बनाई जाएगी जिसकी बुनियाद पे अगर लगता है फैमिली को बराह रास्त जो उनके अहले खाना, क्योंकि डायरेक्टली उनकी एक हमशीरा से मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है इस इशू को सारे को लेके कि इसमें हकायक क्या हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं या इस पे क्या आपका लाएअमल हो सकता है। तो ये एक बात सामने आ सकती है कि जब ये सारी चीज़ें वो इकट्ठी कर लें उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया किसी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना है या एक ऑलरेडी शहबाज गिल साहब कह भी चुके हैं। अब आपने बड़ी आसानी भी कर दी है, वो अकाउंट्स जहाँ से ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है या जहाँ से ये ट्वीट्स किए गए हैं, जहाँ से इसको इनफैक्ट ट्रेंडिंग में लाया गया है, उन तमाम के आदाद व शुमार बता दिए, तो बड़ी आसानी भी कर दी है। लेकिन फिर भी एक बड़ी गैर अखलाकी हरकत है किसी की भी, वो कोई भी शख्स उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इस किस्म की बातें फैलाना, इस किस्म की बातें करना। अली मोहम्मद खान साहब, मैं दम एतमाद के हवाले से भी बात करनी, जाहिद गिशकोरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अली साहब, मैंने बात करनी है दम एतमाद के हवाले से, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा आप इस पर अपना कमेंट कर दीजिएगा। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, तो सर ये इन अकाउंट्स की तो अब डिटेल्स भी आ गई हैं, कितने अकाउंट्स हैं जहाँ से ये ट्वीट्स की गई हैं, जहाँ से ये खबरें फैलाई गई हैं, तो सर कब तक कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं सर?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इस पे तो फौरी ही शायद अब स्टेप जो है वो लिया जाएगा लेकिन मेरे ख्याल में इसको ये चूँकि इंतहाई नापसंदीदा इक़दाम है, सब लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए कि ये किसी शख्स की ज़ाती अज़दवाजी ज़िंदगी की भी बात नहीं है। वैसे ही किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी का काम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया तो इस तरह से एक तरह की अफवाह साजी और अफरा तफरी की फ़ज़ा मुल्क में कायम करने की कोशिश की जाती है कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या सदर हैं या कोई भी अहम ओहदेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा प्लानिंग से एक चीज़ जो है वो इस तरह से चलाई जाए। सियासी फ़ायदा तो पता नहीं किसी को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इससे जो एक मुल्क में दो तरह की चीज़ें फैलती हैं। एक तो जो अखलाकी गिरावट का शिकार होते हैं सब, और दूसरा इससे एक बेचैनी, एक झूठ, एक कज़ब बयानी फैलती है। मेरे ख़्याल में जितने भी संजीदा तबक़ात हैं अपोजिशन में भी और वैसे भी सिविल सोसाइटी में, उलमा कराम, सबको इस पे यूनानिमसली इसको कंडेम करना चाहिए। हमने हमारी जमात की एक प्रैक्टिस रही है कि अपोजिशन जमातों की ख़वातीन तो छोड़ें, वो मर्द हजरात भी जो सियासत में नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, अपनी और कोई लाइफ है, उनको तो हम कभी डिस्कस ही नहीं करते। उस आदमी पे बात करते हैं जो पब्लिक लाइफ में हो। तो ये तो खातून पब्लिक लाइफ में भी नहीं है जो फर्स्ट लेडी हैं। बहुत नामुनासिब रवैया है और बिल्कुल इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और जिसने भी इसको प्लान किया है उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को भी, चाहे हमारे सियासी मुखालिफ भी हैं, उनको भी इसको कंडेम करना चाहिए। सही सर, अब ज़रा नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से बात कर लेते हैं। सर मोनिस इलाही साहब ने तो बड़ा खुलकर आज कह दिया हुकूमत के साथ वफादार हैं, आपके साथ इसीलिए साथ आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कामिल अली आगा साहब वो कह रहे हैं कि अभी भी हतमी फैसला नहीं हुआ है। तो सर क्या वजह है इसकी कि काफ लीग के अंदर अभी भी गुमगू किसी सूरत हाल है? सर देखें, दोनों ज़ाहिर है, एक हमारे कैबिनेट कुलीग हैं मोनिस साहब, और कामिल साहब तो हमारे साथ तहरीक के साथ ही रहे हैं। अपोजिशन के दौर में हमने इकट्ठे जद्दोजहद की है, मिलकर हमने बेशुमार प्रोग्राम्स भी किए हैं। संजीदा आदमी है और मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं हुई और ना कोई ऐसी सूरत हाल है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बार बार वैसे ही लोग जो हैं हमारे एलाइज को इस तरह के सवालात करके शर्मिंदा ही करते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा वो आपके साथ खड़े हैं, बार बार उनसे पूछना। अब ये शहबाज साहब ज़ाहिर है अगर उनके घर वो जा रहे थे, उनको ये तो नहीं कह सकते थे कि अपना आएँ, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ऑकवर्ड नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब का इस तरह दर दर जाना? पहले अपनी प्लानिंग कर लें, पहले उनको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था, कौन सा जा रहा है नहीं जा रहा। इस तरह की चीज़ें देखें, आप ये ऑप्टिक्स होती हैं, जब आप सब कुछ फाइनल कर लेते हैं फिर आप जाके एक कप चाय पीते हैं। आपने फाइनल कुछ नहीं किया, बात आपने कुछ की नहीं है, इस तरह आप जाते हैं, मजाक जो है शहबाज साहब अपना ही उड़ाते हैं। मैं देखें, जो मौलाना साहब को अभी हाल ही में अपने होम टाउन में डी खान और बनू में उनके साबिक वज़ीर आला दुरानी साहब के इलाकों में जो उनको अभी बल्दियात में भी शिकस्त हुई है, तो दैट इज़ द राइटिंग ऑन द वॉल कि अवाम ने उनको अपने इलाकों में ही रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से इसको अदम एतमाद को ही लेके चल रहे हैं, ये तो अपने आप पे ही अदम एतमाद कर रहे हैं। लोग इनको नॉन सीरियस समझते हैं। आपस में आपका कोई कंसल्टेशन भी है कि नहीं? हम तो ये अब सोच रहे हैं कि क्या आपस में भी कोई सीरियस लेवल की कंसल्टेशन है, क्योंकि जब शहबाज साहब ने इन्वाइट किया था, ये जरदारी साहब और उनके बरखुदार जब तशरीफ़ ले गए थे, बिलावल साहब, वहाँ बड़ा सब ने इसको नोट किया कि मौलाना साहब नहीं थे। बाद में पता लगा कि मौलाना साहब ने बड़ा फील किया है कि आपने मुझे जो है तो मुझे बताया ही नहीं और आप आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं। अब जिसने पीडीएम बनाई वो पीडीएम से बाहर कर दिया गया, उनको शो कॉज दे दिया गया। तो सारा इनका कोई बड़ा ही कोई नॉन पॉलिटिकल तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आखिर में जो है वो हजीमत ही उठानी पड़ेगी। लेकिन सर जो आपके हलीफ हैं काफ लीग वो बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है। तो सर इस वक्त रियासत कहाँ खड़ी है? क्योंकि वो कह रहे हैं जिस तरफ रियासत जाएगी उस तरफ चले जाएंगे, तो इस वक्त रियासत है कहाँ, किस तरफ खड़ी है? सर जिस तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। सर किसी के साथ भी रियासत या इस्टेब्लिशमेंट जो भी आप नाम लें वो हुकूमत वक्त के साथ होती है। अब ये हुकूमत वक्त पे होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, ज़िम्मेदार लोगों को अपने साथ किस तरह चला सकते हैं। इमरान खान ने चला लिया, मियाँ साहब नहीं चला सके। मियाँ साहब अपने आप से पूछें कि 3 बार अगर वो वज़ीर आज़म बने और 3 बार जो है उन्हें दीवार से सर टकराया, तो क्या नुकसान उस तरफ था या इस तरफ था?
हर बार आप जो है हर बार टकरा जाते हैं, हर बार आप टकराव की सियासत करते हैं। और कोई सियासतदान मामला फहम होता है, मामलात को चलाता है, आप आहिस्ता आहिस्ता इदारे बिल्ड करते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं। मियाँ साहब 90 की आप देख लें, उनकी वजारत उज़्मा को देख लें, 97 की देख लें, फिर 2013 वाली देख लें, 3 बार एक ही गलती की। मैं समझता हूँ जिस तरह इमरान खान साहब की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है, शायद माजी में इससे बेहतर बड़ी कम रही सर। तो आप कह रहे हैं कि 3 दफ़ा उनकी लड़ाई हुई, खान साहब ने उनको संभाल लिया, तो क्या सर लड़ाई हर दफ़ा एक ही तरफ से होती है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलात मीडिया में जितने भी कम डिस्कस हों वो बेहतर होता है। हमेशा जो है ओनस जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे, वज़ीर आज़म पे, लीडर पे ओनस होता है कि वो लोगों को साथ चला सकता नहीं चला सकता, पार्लियामान को चला सकता नहीं चला सकता, इदारों को चला सकता नहीं चला सकता। इदारे तो कानून के मुताबिक जाते हैं, अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे इदारे आपके साथ हैं। अगर कोई मनमानी करेगा तो इदारे तो कानून के ताबे हैं, वो तो शख्सियात के ताबे नहीं है। अगर आप कानून के ताबे हैं, इदारे आपके ताबे रहेंगे, वो इधर उधर नहीं हो सकते। मुल्क में अगर इमरान खान साहब जैसा एक ईमानदार वज़ीर आज़म हो, सब साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ आइडियल कोऑर्डिनेशन है। तो अब इस पे अगर किसी को तकलीफ है तो उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है। वो आपस में खाने मीटिंग्स करें, आगे पीछे दौड़ें। हाँ, ये इन मीटिंग्स पर आप लोग बड़ी तनकीद तो करें, लेकिन अगर आप इन पूरी मीटिंग्स को देखें 2 साल के अरसे में सर, वो मुस्लिम लीग नून जो अदम एतमाद को रद्द करती रही है सर, वो अचानक से उसके लिए शहबाज शरीफ साहब दर दर जा रहे हैं, कभी मुस्लिम MQM से मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो काफ लीग के पास जा रहे हैं। मरियम साहिबा कह रही हैं कि हालात साजगार हो गए। तो सर ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये हो रही हैं या करवाई जा रही हैं, और वाकई हालात साजगार हो गए हैं क्या? मेरे ख्याल में देखें, अपोजिशन का एक राइट होता है कि वो अपनी मूव्स करते हैं और वो हुकूमत को टफ टाइम देते हैं। असल में ये अपोजिशन जो है ये अपने ग्राउंड्स का सही वो पहचान ही नहीं कर सकी। देखें, अपोजिशन पाकिस्तान में कब किसी अपोजिशन ने लोगों का सैलाब ला के हुकूमत को उल्टाया है? कभी हुआ है? यही एक उनका तरीक़ाकार होता था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाते थे। एस्टैब्लिशमेंट 20 साल से उनका मुकम्मल एक फ़ैसला है, वो सियासत से पीछे हट चुके हैं। कोई 58-2B के ज़माने अब नहीं है, कोई जो है इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं है। तो इनको ये समझ नहीं आती कि आप जो है एक ही आपके पास रास्ता है कि आप ऐवान में बैठे हैं, हुकूमत को टफ टाइम दें, हुकूमत की पॉलिसीज़ को उसको जो है तार तार कर दें, आप अवाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें, आप जलसा करें, जुलूस करें, आप ऐवान में आएँ, वक्फ़े सवालात में सवालात उठाएँ, आप कॉलिंग अटेंशन डालें, आप कानून साजी करें, हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है आप जो है ऐवान में जो है एक पुरज़ोर अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो तो कोई करते नहीं आप काम। आप जैसे ही ऐवान स्टार्ट होता है आप कहते हैं कोरम, उधर तो आप हुकूमत को फ्री पैसेज देते हैं। देखें, पूरी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप इसको देखिएगा किरण साहिबा, दुनिया में आप नज़र डालें ना जी, आप हिंदुस्तान को देखें जो हमारे पड़ोस में है, आप अमेरिका को देखें या UK को, जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ तो खैर प्रेसिडेंशियल है लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ भी है। एक जगह जहाँ हुकूमत जाने से कतराती है या हुकूमत वहाँ पे जिसका एहतसाब होता है वो पार्लियामान में हमेशा अपोजिशन हुकूमत को जो है वो नीचे रखती है और उस पर सवालात करती है और टफ टाइम देती है। ये बादशाह अपोजिशन है, बादशाह अपोजिशन हलवा खाई जा रही है, TDA ली जा रही है। टाइम की बात कर रहे हैं सर, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं इत्तेहादियों के, अली साहब इत्तेहादियों के तो चलें स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं, वो तो अपनी वफादारी का ऐलान भी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में देखिए वहाँ तो सर हम ख्याल ग्रुप, ये गजनफर चीमा साहब कह रहे हैं कि हम आज मिल बैठे ही इस वजह से हैं, इजलास हुई इस वजह से रहा है कि ज़रा सियासी मामलात को देखा जा सके। तो सर ऐसा तो नहीं है कि इत्तेहादियों के लिए आप समझ रहे हैं कि ठीक है वो आपके साथ हैं और आपके अपने ही लोग फिर आपके साथ दगा कर दें? सर देखें, जो तरीक़ इंसाफ का है ना वो तरीक़ इंसाफ का है, वो जिधर भी बैठ जाए आखिर में उसे तरीक़ इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ ही आना है। हाँ, गिले हो सकते हैं, मकामी लीडरशिप से हो सकते हैं, वज़राए कराम से हो सकते हैं, लोकल वज़ीर आला से हो सकते हैं, लेकिन लीडर उनके जो है वज़राए आला थोड़ी लीडर है, लीडर उनका इमरान खान है। वो अपने गिले शिकवे इमरान खान साहब के पास लेके आते हैं। मुझे एक मौका बता दें बजट में या किसी भी मौके पर जहाँ हमारे इत्तेहादी या हमारे पार्टी के जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं या जो हमारे MNAs MPs हैं वो पार्टी से पीछे हटे हों, लेकिन अब ये अपोजिशन जो है अपना मैदानी से नहीं ये इंतखाब कर पा रही। आप बात बाद में करते हैं, जाके चाय पीने पहले चले जाते हैं। बात तो करें यार, कोई बंदा राजी भी है आपके साथ जाने को? ये इनके अपने जो है बंदे कम पड़ जाने हैं। ये जिस तरह सेनेट में इनके साथ हुआ है, कौमी असेंबली में इनके साथ हुआ है, अपने बंदे तो पूरे करें, फिर आप मुखालिफों के पास जाए, बंदे आपके अपने पूरे नहीं है, दौड़े दौड़े फिरते हैं। कभी यू रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यू डोंट नो वेयर टू गो। सही सर, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं है सर। लेट्स सी, आप लोग कह रहे हैं हम रिलैक्स हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तरफ से तैयारियां भरपूर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
मैं फौजी आदमी हूँ और मैं जंग में बड़ा बिलीव करता हूँ और जंग के अंदर जो है ना कोई रनर अप नहीं होता, कोई सेकंड नहीं होता, या कोई जीतता है या कोई हारता है। अपने घर में डबल मार्जिन से तुम हारने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम इमरान खान को गिराने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम सूबे की बात करते हो। अपना घर संभाल लो, अपने घर को तो पहले देख लो। यहाँ पे वेलकम बैक वंस अगेन जी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। मुलतवी होने वाले इंतखाबात भी हो गए हैं और देखते हालात बदल गए हैं। शिकस्त खाती तहरीक इंसाफ ने मौलाना को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर ने मेयर का इलेक्शन जीता है। 63,753 वोट लिए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक JUI के कफील निज़ामी दूसरे नंबर पर आए हैं। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन पेशावर में मौलाना की बढ़तरी जीत में बदल गई और तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। तहरीक इंसाफ की ग्राउंड में वापसी से एक बात तो वाज़ेह लगती है कि अगर अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करके सही उम्मीदवार को टिकट दिए जाते तो शायद पहले मरहले का मजमूई रिज़ल्ट भी मुख्तलिफ होता, क्योंकि इस वक्त तो मजमूई तौर पर KPK में जमीयत उलमा इस्लाम की बढ़तरी बरकरार है। JUI 23 सीट्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। PTI 19 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ANP 7, नून लीग 3, जमात इस्लामी 2 और पीपल्स पार्टी सिर्फ 1 नशिस्त लेने में कामयाब हो सकी है। साथ ही नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसे मुलतवी करने की दरख्वास्त से मुस्तरद की हैं और मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा है। KP हुकूमत 31 मार्च को पोलिंग की मुखालफत कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया है कि 25 मार्च की तारीख तो खुद सूबाई हुकूमत ने दी थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि KP हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है। इलेक्शन कमीशन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत क्यों करे? अभी कहते हैं रमज़ान के बाद इलेक्शन करवाएं, रमज़ान के बाद कहेंगे ईद आ गई है, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, इसके बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन कभी होगा ही नहीं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं महमूद जान साहब। महमूद जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तहरीक इंसाफ को पहले मरहले के मुलतवी होने वाले इलेक्शंस में कामयाबी मिली है सर, उसके बावजूद वो क्यों दूसरे मरहले की मुखालिफत कर रही है? क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप कामयाबी कह सकते हैं। अच्छा, एक छोटे सतह का कमबैक कह सकते हैं, गलतियों से सबक सीखा है और एक बात साबित हुई है जो पूरी ईमानदारी के साथ कहनी पड़ेगी कि इस बार भी तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई है, क्योंकि कुछ अजला ऐसे भी हैं जहां पे ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जैसे कि करक है कि वहां पे तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक इंसाफ ही के उम्मीदवार थे और भी बहुत सारी जगह ऐसे थी। ऐसा नहीं है कि हर जगह तहरीक इंसाफ ने फेयर गेम ही खेली है, जैसे कि दी खान के हवाले से शिकायत भी हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो पहले मरहले में जो इंतखाबात हुए थे, जो गलतियां हुई थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको जिस तरीके से इन्होंने कवर किया है, हुकूमती जराए इस्तेमाल किए हैं, अच्छी मनसूबबंदी की है, अच्छे कैंडिडेट लेके आए हैं, जो भी किया है, लेकिन इन्होंने किसी हद तक वो जो इनको जख्म लगे थे वो इन्होंने किसी हद तक मुंदमिल किए हैं इसे। ये मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मरहले के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और कारकुन का दिल बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जो बाकी अजला है 18 यहाँ पे भी ये जीत जाएंगे। लेकिन इतना हुआ कि वो जो पहली शर्मिंदगी थी उसके मुकाबले में अभी पोजीशन काफी बेहतर हो गई है। लिटिल कमबैक आप इसे कह रहे हैं सर। उमर अमीन गंडापुर की कामयाबी ने एटलीस्ट तहरीक इंसाफ को कुछ सहारा दिया है और जैसे कि वजीर आजम भी कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने टिकट देने में गलतियां की थी, जिसकी वजह से पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। तो क्या कल की कामयाबी से ये बात सही नजर आती है कि अगर आज भी तहरीक इंसाफ दुरुस्त घोड़े का इंतखाब करे तो KP में मैदान मार सकती है? ये देखें, लोग शदीद नाराज हैं। आपको पता है कि जो मुल्की हालात हैं, जो महंगाई है, जो यहाँ पे इनकी अपनी मनसूबबंदियां, जो आपस की मनसूबबंदी की जो कमी है और आपस की जो ग्रुपबंदियां हैं और जो इनके यहाँ जो मोरूसी सियासत चल रही थी, इससे जो कारकुन नाराज थे, अभी भी कारकुन नाराज हैं, लेकिन उन्होंने किसी हद तक ये आके ये बताया है कि अगर वो आएंगे तो एक मैसेज दिया है। आपको याद है ना, पिछला जो इलेक्शन इससे पहले जो मरहला हुआ था उसमें जो जुनून था, जो इमरान खान का नाम सामने आते ही वो जुनून जाग जाता था, वो पिछले इलेक्शन में वो बिल्कुल डिम हो गया था, बल्कि आप ये कह सकते हैं जुनून मर चुका था। अब इन्होंने जुनून को कुछ डोज दे के उसे किसी हद तक दोबारा जगाने की कोशिश की है।
और अगर पार्टी ने और हुकूमत ने अगर कारकुन को सही मैसेज दिया तो मेरा ख्याल है कि अगर ये दोबारा उठ खड़े हुए और दूसरा जो मरहला है इन्होंने बेहतर तरीके से पार्टी का साथ दिया तो मेरा ख्याल में नताइज बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ अकेली और बाकी तमाम पार्टियां जो उसके मुकाबले में है तो मुकाबला उनका तहरीक इंसाफ ही के साथ है। सही जी सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महमूद जान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। क्विकली अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस का हवाले से बात करने जा रही हूँ, जिसका मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर जो कत्ल के इकरार से अब मुकर चुका है, अब कह रहा है कि ये केस नूर के वालिद ने उससे पैसे हथियाने के लिए बनवाया है और उसमें पुलिस भी मिली हुई है। मुलजिम के वकील ने अदालत में सवाल उठाया कि पुलिस के आने से पहले ही जाए वक़ुआ पर मुद्दई शौकत मुकद्दम और उनके रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया। जाहिर जाफर का इल्ज़ाम है कि नूर का मोबाइल फ़ोन भी तब्दील किया गया है, जिसका मकसद ये था कि नूर के फ़ोन से पार्टी के लिए दोस्तों को की गई कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल ना किया जा सके या उसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जा सके। जाहिर जाफर का कहना है कि अगर पार्टी में शिरकत करने वाले लोगों को सामने लाया जाता तो मेरे खिलाफ केस बनता ही नहीं था। मुलजिम जाहिर जाफर हर पेशी पर एक नई कहानी सामने लेकर आता है, लेकिन क्या इससे कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है? केस अपने आखिरी मराहिल में है, ऐसे वक्त में ये बयानात मामले को कितना पेचीदा बना सकते हैं, इस पर बात करने के लिए वकास अब्रेज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया वकास आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, हर पेशी पर नया बयान इसकी जानिब से, जाहिर जाफर की जानिब से दिया जाता है, नई हरकत इसकी जानिब से की जाती है, तो ये जिस तरह से अब केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है, इससे कोई रिलीफ, बड़ा रिलीफ जो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि बड़ा रिलीफ ही हासिल करना चाह रहा है, वो इसे मिल सकता है? किरण, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने रखे हैं दस्ताने। किरण देखिए, ये बड़ा ओपन एंड शट केस था, वीडियो का फोरेंसिक करवा लिया गया, उसके अंदर भी तमाम चीजें क्रिस्टल क्लियर साबित हो गई कि ये शख्स जो था इसने सदुकोप किया, फिर अंदर ले गया, जोर जबरदस्ती से मारा, ज्यादती की, जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी, डीएनए की रिपोर्ट थी, उसके बाद फिर इसने बड़ी बेदर्दी से इसका कत्ल कर दिया। इससे पहले भी जो डिफेंस काउंसिल की तरफ से और नूर इसके वालिदैन की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया कि किसी तरीके से इसे कोर्ट ऑफ लॉ में पागल साबित किया जाए, अनसाउंड माइंडेड साबित किया जाए, ड्रग्स एडिक्टेड साबित किया जाए, ताकि इसको कोई अल्टीमेट बेनिफिट मिल जाए। तो क्योंकि हमारे लॉ के अंदर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा अक्यूज को दिया जाता है, एंड प्रोसिक्यूशन के लिए हमारी अपेक्स कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं दैट प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट एंड सस्पेक्ट। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कोई ऐसा डेंट, कोई ऐसा डाउट या शुकूक शुबात इस केस के अंदर उजागर की है जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो जाहिर जाफिर को मेरे अल्टीमेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।